तो इस बार जो एचसीएस का आपका प्रीलिम्स हुआ था 2026 में रिसेंटली, है ना, उसमें पॉलिटी के और जो आपके आईआर के इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी क्वेश्चंस आए थे, एक बार हम उनको देखेंगे। क्या उनका नेचर था, कैसे उनमें ऑप्शंस थे, और फिर आपकी क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको कवर करने के लिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे क्वेश्चंस कैसे हैं, आपसे पूछूंगा आप कैसे सोच रहे हो, कैसे क्वेश्चन में को अटेम्प्ट करना था। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और क्या फिर लास्ट में हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पॉलिटी और आईआर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर इसमें आप आगे ये इसका ब्रेकअप है अलग अलग क्वेश्चंस का, तो पॉलिटी और आईआर से इस बार 14 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से आपके 9 क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो मिलेंगे पॉलिटी के, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, और जो 5 क्वेश्चंस थे वो मिलेंगे आपके इंटरनेशनल रिलेशन से। और इसमें आप देखोगे लगभग आप ये 15 क्वेश्चन है ना, 14 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन थोड़े बहुत टिपिकल थे, 12 क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। वो एक बार आप देखना कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो कई बार हमें लगता है कि प्रीलिम्स में यार कट ऑफ इतनी चली गई है, पेपर टफ आ गया है, तो पेपर सॉल्व करवाने के पीछे पर्पस ये है मेरा आपके कि भाई आपको बताया जाए कि देखो इतना टफ भी नहीं था पेपर। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, सभी के लिए होता है, लेकिन अगर आप काम रहोगे और ऐसे क्वेश्चन जो इजी टू मीडियम है वो अगर आपने कर लिए तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। मैं नहीं कह रहा 100 में से आप 90 ले आओगे, 80 ले आओगे, वो तो लाने भी नहीं है। 52.25 समथिंग कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, तो वो आपकी आ जाएगी कट ऑफ। आप वो समझो बात, एग्जाम की नीड क्या है। तो पहले मैं वही सेक्शन आपको दिखाऊंगा, जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आज हम करेंगे, ठीक है। फिर अगला मैं ज्योग्राफी एनवायरमेंट लूंगा, फिर इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट स्कीम, फिर हरियाणा जीके। ऐसे हम वो पोर्शन लेते चलेंगे जिनसे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। 2 टॉपिक मैं मानता हूँ जो थोड़े डिफिकल्ट आए थे इस बार, 2 क्या एक ही ज्यादा था, दैट इज द हिस्ट्री पार्ट। वो डिफिकल्ट था नो डाउट, लेकिन उसके अलावा तुम बाकी पार्ट देखोगे वो इजी टू मीडियम कैटेगरी में थे, इससे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री के आपने अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, केवल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तब भी आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। वो हम ओवर द टाइम, जब मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास लूंगा, हर एक टॉपिक की लूंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं कहता नहीं हिस्ट्री को छोड़ो, निग्लेक्ट करो, पढ़ना वो भी अपने को, लेकिन जिस टाइम कोई भी सेक्शन अगर टफ आ जाता है तो उससे घबराना नहीं है, उसको छोड़ के बाकी को मैनेज कर लो, तो भी पेपर पास हो जाएगा। क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग पेपर है ना आपका, इसमें मार्क्स जुड़ नहीं रहे आपके, तो नेचर समझो एग्जाम का क्या है। ठीक है, तो पहले आज पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर का देखते हैं, और इसमें आप भी मेरे को बताओगे कि हाँ सर देखो हमें आ रहा है और कैसे ना, तो फिर हम उसको देखेंगे लास्ट में। फिर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे मैं अप्रोच करना था इसको। और ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला तो अगर आप इसमें देखो ब्रॉड एरिया, जिन जिन से क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन नंबर है जो आगे आपको मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोविजंस है वो उससे आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को मिला के आपका पेपर आता है। तो 4 क्वेश्चन थे आपके, चाहे आपका फेडरल लिस्ट हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उससे 4 क्वेश्चन आए थे। कितने में से? 9 में से 9 थे पॉलिटी के, तो आधा तो यही आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। ठीक है, फिर देखो लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, लोकल गवर्नमेंट आप पढ़ते हो, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटीज। तो ये क्या कर रहे हैं हम, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं कि पीवाईक्यू में कौन से टॉपिक से आ रहा है। और इससे पिछले वाले जो पीवाईक्यू है उनकी बुक मैंने आपको दे रखी है, मिल गई आप दोनों को, सबको ना। और ऑनलाइन वालों को भी ये मिल जाएगी, पीडीएफ भेज देंगे, बाकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो उसमें क्या था, उनको पीवाईक्यू आप उसमें देख सकते हो, मैंने पहले सारे सॉल्व कर रखे हैं, मतलब यूट्यूब पे आप देख लेना, वीडियोज भी मिल जाएंगी। उसमें मैंने हर एक साल के, पिछले 2-3 साल के लगातार कहाँ से वो क्वेश्चन आए हैं, कैसे उनको करना था अप्रोच, वो भी मैंने बता रखा है। तो ये मैं हर साल डिस्कस करता हूँ। ये एचसीएस हुआ है तो अब एचसीएस के पूरे डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके बाद मैं यूपीएससी के भी डिस्कस करूंगा। तो जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें ट्रेंड का नहीं चलता। तो मैं यूपीएससी और एचसीएस के प्री और मेंस दोनों के हर साल में डिस्कस करता ही करता हूँ। तो अब ये सीरीज आपकी स्टार्ट होगी, अब लगातार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्री के भी, मेंस के भी, और यूपीएससी के भी कराऊंगा फिर उसके बाद में। देखो एक क्वेश्चन आ गया आपका लोकल, ये तो फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको तब आपको पता चलेगा इन टॉपिक्स के अंदर से कौन सी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हमें याद करनी चाहिए पढ़ते वक्त, ये इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहे हैं, तब इनसे आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है सारी आपकी पीवाईक्यू वाली, क्योंकि ये आपको गाइड करेंगे, आपकी तैयारी को गाइड करेंगे, आने वाले 1 साल आप कैसे तैयार करोगे अपने आप को। आप वही काम 1 साल में भी कर सकते हो, 2 साल में भी, 3 साल में भी, 4 साल में भी। तो वो आपके ऊपर है कि आप 1 साल सिंसियरली कर रहे हो, कि मेहनत और सही डायरेक्शन में कर रहे हो, तो 1 साल में पर हो जाएगा क्लियर।
तो नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर जुडिशरी से 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन जुडिशरी से, पीआईएल से था, एक जुडिशियल रिव्यू से था, और एक टॉपिक है आपका फेडरलिज्म जो आप पढ़ते हो पॉलिटी में, सेंटर स्टेट रिलेशंस है ना, उससे एक क्वेश्चन आया था इंटर स्टेट काउंसिल का। ये मैंने करंट अफेयर में भी करवाया था आपको इस बार, इंटर स्टेट काउंसिल्स, ठीक है। चलो, तो ये कितने हो गए आपके, 9 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के 14 में से। अगले जो 5 क्वेश्चन वो आए थे आईआर के, इंटरनेशनल रिलेशंस के। अब उसके अंदर भी आप देखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन आया था, इकोसॉक। इकोसॉक मैंने इस बार जो बच्चों को प्रीलिम्स की जो क्रैश कोर्स लिया था उसमें करवाया था करंट अफेयर में, ठीक है। और दूसरा इकोसॉक का एक क्वेश्चन पहले यूपीएससी मेंस में भी आ चुका है, इसीलिए मैंने वो आपको बुक्स दी है ना, यूपीएससी जीएस 1 2 3 4 की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे, यूपीएससी क्वेश्चन एचसीए से भी आते हैं, यूपीएससी में तो आती होती है, एचसीए में रिपीट होती है, ठीक है। आप आईआर का एक क्वेश्चन देखना, वो पूछ रखा है उसमें इकोसॉक क्या है और उसके डिफरेंट काउंसिल्स के बारे में पूछा है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। तो इकोसॉक जीएस 2 के अंदर आया हुआ था ये इकोसॉक का, तो ये यहाँ पे एचसीएस में आ गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन जियोपॉलिटिकल इनिशिएटिव से क्वेश्चन नंबर 11, जो इसमें एक क्वेश्चन वहां से आया था आपका, इंडियन मिडल ईस्ट, आईमैक जो है ना, इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सभी ने पढ़ाया था इंटरनेशनल रिलेशन में, करंट अफेयर मैंने भी करवाया था क्लास में, तो आईमैक से क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन या जियोपॉलिटिकल इनिशिएटिव्स। फिर 3 क्वेश्चन आए हैं आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर ग्लोबल गवर्नेंस से, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे यूनेप ट्रिपल सी क्योटो, चाहे आप इसको एनवायरमेंट में डाल लो या आईआर में डाल लो, ठीक है, जीसीएम और यूएन टीओसी, यूएनसीएस, ये ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर है, आप करेंगे करप्शन के ऊपर है, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग, तो ये सब आपके आए हुए थे इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है, और आपके ग्लोबल गवर्नेंस, तो ये ऐसे आपके 5 क्वेश्चन आईआर के थे। तो अब आपको समझ में आ गया कि पॉलिटी में क्या पार्ट पूछता है, इंटरनेशनल लिस्ट में कन्वेंशन पूछेगा, कोई इनिशिएटिव होगा उसको पूछेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, ये आइडिया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आप खुद सोल्व करना इसको और फिर हम देखेंगे क्या ये पूछा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर्स आपके दे रखे हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो आप इसमें देखना, इस बार थोड़ा जो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो वो क्वेश्चन क्या पूछने लग गए पेयर्स में, क्योंकि यूपीएससी क्या लगातार पेयर में पूछ रहा था, तो एचसीएस ने पेयर में डाल दिया। पहले कैसे आता था, ओनली 1, ओनली 2, है ना, 1 and 2 या नन, ये सब हटा के अब 1 पेयर, क्या ये वाला ठीक है, या 2 पेयर 2 ठीक है, या 3 पेयर, तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल कम हो गया एलिमिनेशन का। अब आपको नॉलेज अगर एब्सोल्यूट पता है तो ये आप कर पाओगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। रितिका, आपका हो गया पॉलिटी कंप्लीट? यस सर, मैं रिवाइज कर रही हूँ। मतलब ठीक है, थोड़ा गैप हो गया था ना बीच में, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बताओ पुष्पा क्या आंसर है इसका, मोनिका? सर ये पहला वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, बाकी दोनों ठीक है। देखो एग्रीकल्चर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट, तो एग्रीकल्चर क्या यूनियन में होता है? आप खुद सोचो, बार बार क्या होता है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता, स्टेट इस पे बनाता है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये तो यूनियन में ही नहीं, बस ये गलत करना था आपको, तो ये गलत हो गया आपका। अब लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये आपका स्टेट लिस्ट का है। एजुकेशन कॉन्करेंट का है, क्योंकि ऐसे 5 सब्जेक्ट थे, वो मैं आज बताऊंगा आपको, जो स्टेट लिस्ट से कहां पे आगे थे, कॉन्करेंट में, उनमें एक एजुकेशन भी था, तो ये भी ठीक है क्योंकि हम पढ़ते हैं इसको। लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ये सब क्या है, स्टेट लिस्ट के हैं, तो ये गलत हो गया, आंसर आएगा ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। तो अगेन इतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, बस पढ़ना था, सिंपल, कोई अलग से नहीं था, ठीक है, डूएबल क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। अब ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए मेन मेन, तो 3 तो लिस्ट हो गया आपकी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, और जो सब्जेक्ट किसी में भी नहीं आता वो किस में आता है आपका, रेजिडुअरी, रेजिडुअरी। अब मेरे को ये बताओ, इनके आर्टिकल्स बताओ रितिका, कौन से आर्टिकल में है ये जो लिस्ट कर रखा है आपका, कौन से आर्टिकल में है? सर मैंने रिवाइज नहीं करा। नहीं पढ़ा मोनिका? तो 7 शेड्यूल में लिस्ट है सर। डन,
शेड्यूल 7 हो गया। 7। आर्टिकल पूछ रहा हूं मैं इसके, इन तीनों के। अरे सर 246 में। वेरी गुड। 2 4 246। 6 अब याद आ गया। 248 में भी है। 248 में क्या है? रेजिडुअरी। अब देखो आपको याद हो गया, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन लिस्ट से दोबारा थोड़ी आएगा, अगली बार इसके आसपास का आ जाएगा। पूछ लेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कौन से आर्टिकल के अंदर डिवाइड करके। शेड्यूल आपने बता दिया 7, ठीक है, पुष्पा ने बता दिया, चलो आर्टिकल भी 246। सिंपल था ना, 2 में फिर 2 ऐड करना था, फिर 2 ऐड करना था। 2 4 6 ही तो आ रहा है। ये लिस्ट होगी आपकी, हर एक लिस्ट में 2 2 ऐड करते चलो, ठीक है। तो 246 आएगा, तीनों 246 के अंदर दे रखे हैं। 246 आर्टिकल डिवाइड कर रहा है जो कौन कौन लॉ बना सकता है, स्टेट बना सकता है, यूनियन, या दोनों बना सकते हो, किसमें 246 में। फिर 248, फिर इसमें और क्या कर दोगे आप, +2, तो 248 हो जाएगा। तो वो कहता है कि जो रेजिडुअरी पावर है, जो स्टेट में भी नहीं है, सेंटर में भी नहीं है, कॉन्करेंट में भी नहीं है, वो किसमें आ गया, रेजिडुअरी। और रेजिडुअरी पावर किसको दे रखी है, यूनियन को। अब क्लियर है सारा, अब आर्टिकल भी क्लियर हो गया। ठीक, घर जाके किस तरह से करना है, ये लिस्ट एक बार नजर से निकालनी है ना। ये सब बस कि भाई सेंटर में क्या आएगा, यूनियन में क्या आएगा, डिफेंस, एटॉमिक, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, ये स्टेट में आएगा। कॉन्करेंट में आपका एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड, ये कॉन्करेंट। और रेजिडुअरी में जैसे जो किसी में नहीं आते, साइबर लॉज हो गए, ठीक है, ये किस में आएंगे, रेजिडुअरी में। चलो, ये आपको यूनियन लिस्ट आपके टॉपिक्स हो गए इसमें। डिफेंस, आर्म फोर्सेस, एक सेकंड, हाँ ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सिटीजनशिप, एक्सट्रेडिशन, पासपोर्ट, वीजाज, इमिग्रेशन, ये सब किस में आ रहा है आपका, यूनियन लिस्ट में। और ये स्टेट में, और कंकरेंट में क्रिमिनल लॉ, ये सब है। तो बस घर जाके एक बार इनको देखना है आपने, ये काम है आपका। ये मैंने दे दिया एक ही जगह पे आपको, बस एक बार नजर से निकाल लेना। क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब क्या है कि इस बार ये क्वेश्चन आ गया, अगली बार कुछ और डाल देगा इनमें से। वो डाल देगा इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, किसमें है, यूनियन में, कॉर्पोरेशन टैक्स इन्हीं में तो चेंज कर सकता है वो, और क्या करेगा, ठीक। और आर्टिकल दे देगा, आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। जीएसटी किसमें आता है, सेंटर, यूनियन लिस्ट में। चलो, अब देखो कुछ फीचर्स। ये जो आर्टिकल्स थे आपके यूनियन लिस्ट के, स्टेट लिस्ट के, कॉन्करेंट लिस्ट के, कौन सा था, 246 हो गया। और 248 में कौन सा था, रेसिडुअरी, ठीक है, 246 में आ गया रेसिडुअरी। बाकी कौन से शेड्यूल में आपने बताया, 7 शेड्यूल में, तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, यूनियन को, स्टेट को, कॉन्करेंट को। पार्लियामेंट करती है लेजिस्लेट यूनियन पे, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे दोनों कर सकती है। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, सबसे ज्यादा किसमें है, आपके यूनियन लिस्ट में। फिर सेकंड नंबर पे किसमें है, स्टेट में 61, 161 और 52 कॉन्करेंट। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। मैंने पूरा पीवाईक्यू के स्टेटमेंट को एनालाइज करके पूरा टॉपिक दे दिया आपको। अब अगली बार अगर लिस्ट से क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होगा आपका। हु प्रिवेल्स इन कंफ्लिक्ट, किसका चलेगा, पार्लियामेंट की चलेगी, स्टेट की चलेगी नॉर्मली, और यहाँ पे पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 254, ठीक है। एग्जांपल आपने बहुत सारे पहले देख लिए। हो गया पहला क्वेश्चन, टॉपिक भी पहले कंप्लीट हो गया। ऐसे पढ़ाई करनी होती है पीवाई को देख के आपको। नेक्स्ट, और चलो अच्छा देख लेते हैं। हाँ, ये एक चीज मैं आपको बता रहा था, ऐसे 5 सब्जेक्ट थे जो कि स्टेट लिस्ट से कहां पे आ गए थे, कॉन्करेंट लिस्ट में। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 42nd अमेंडमेंट, 246। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है आपका 1976। तो 47, ये भी पूछ लेगा 46th अमेंडमेंट एक्ट था कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 का जो एक्ट है, उससे 5 सब्जेक्ट शिफ्ट हुए स्टेट टू द कॉन्करेंट। अब कौन कौन से, एक तो आपने कर लिया था एजुकेशन, ठीक है। 2 वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड थे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और एक एजुकेशन। नेक्स्ट इज द वेट्स एंड मेजर्स, एंड फिफ्थ इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सर्टेन एस्पेक्ट, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के कुछ एस्पेक्ट्स। ये 5 टॉपिक पहले स्टेट लिस्ट में थे, उनको शिफ्ट कर दिया कॉन्करेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। द पार्लियामेंट मे बाय लॉ क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल in a state if the legislative assembly of the state passes
a resolution in this regard by the simple majority. पार्लियामेंट बना सकता है क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट के अंदर दो होते हैं ना, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कह रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट बना सकता है अगर स्टेट एक लॉ पास कर देगा बाय द सिंपल मेजोरिटी। दूसरा कह रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट हैज नो रोल टू प्ले इन द एबोलिशन, और इसको एबोलिश करने के लिए स्टेट का कोई रोल नहीं है। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट कैन नॉट एक्सीड, 1/3 से ज्यादा कह रहा है एक्सीड नहीं कर सकते। और ठीक है, लास्ट इज द 1/12, जो 1/12 मेंबर है किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल के, दैट आर इलेक्टेड बाय द पर्सन रिजाइडिंग इन द स्टेट हु हैव बीन ग्रेजुएट्स फॉर एटलीस्ट 3 years। ये लोग इनको इलेक्ट करते हैं, बताओ 1/12 मेंबर। हाँ जी, कौन बताएगा? तमन्ना बताओ। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं अभी। एक सेकंड। देख के बता देना। चलो मोनिका आप बताओ। सर पहले वाला तो वो सिंपल मेजोरिटी गलत लिखा है, वो स्पेशल मेजोरिटी होती है उन तो स्टेट्स देखो की जिनको पहला तो बनानी ये क्या होती हो है गया? काउंसिल। स्पेशल मेजोरिटी, ये तो गलत होगी स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड पे सर सर दूसरी भी उसी की कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, क्योंकि अबॉलिशन में भी उनको पहले पास देखो करना पड़ता है जिन स्टेट में वो है। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल को चाहे आपको क्या करना हो, फॉर्म करना हो, और चाहे आपको क्या करना हो, एबोलिश करना हो, दोनों में ही स्टेट की रिक्वायरमेंट जरूरी है। और वो भी कौन सी मेजोरिटी से पास होना चाहिए रेजोल्यूशन? स्पेशल से। स्पेशल मेजोरिटी। तो ये वैसे गलत होगी। और इसमें क्या कह रहा है? नो रोल ऑफ स्टेट, तो ये वैसे गलत हो जाएगी। स्टेट का रोल तो है एबोलिशन के अंदर भी। तो पहली दो स्टेटमेंट गलत। थर्ड का बताओ। सर थर्ड में ये है कि 1/3 तो सही है, बट उसमें जरूरी नहीं 1/3 ही, क्योंकि अगर 1/3 40 से कम जा रहा है तो फिर हम उसको बढ़ा देते हैं नंबर को, तो ये तीसरा भी गलत होगा। नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट वैसे तो ठीक है ना, ऑब्वियसली तो बात ठीक है कि एक और कंडीशन है इसमें 40, लेकिन ये हाँ जी स्टेटमेंट सर, अपने आप में ठीक है, इसमें कोई वो दिक्कत तो नहीं है। अकेला स्टेटमेंट देखे तो ठीक है सर। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कह रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर है ऑफ अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। मान लो एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, मान लो हम मान लेते 150 है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 150 है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होंगे? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है ना। 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, या 48 हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 40 से कम भी नहीं होंगे, तो 40 से लेके 50 के बीच में हो सकते हैं। एक कंडीशन और आएगी आगे, इसमें इसमें देर के बताऊंगा आपको। 40 से कम भी नहीं होने चाहिए, और ज्यादा तो कितने होने लास्ट वाली चाहिए? ठीक है 1/3 से स्टेटमेंट। ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपैरेटिवली 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बताओ, ठीक है गलत है? सर ये तो ठीक है, 1/12 वाली तो ठीक है। 1/12। अब इसके आपको सारी मेंबरशिप पता होनी चाहिए, वो मैं अभी एक बार याद करा दूंगा आपको, ठीक है। अब पहला देखो आप, इससे पहले अब मेरे को ये बताओ आप तमन्ना, कौन कौन सी ऐसी स्टेट से, पहले तो कितनी स्टेट्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी स्टेट्स में है इंडिया के अंदर? हाँ, 6 में है, ये नंबर तो ठीक है। बताओ कौन कौन सी है तमन्ना? बताओ। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और बताओ मोनिका बताओ। सर यूपी, बिहार और यूपी, कर्नाटक। बिहार, सर कर्नाटक और केरला में मुझे कंफ्यूजन है कि कौन कर्नाटका, सा है। कर्नाटका, ठीक है। तो ये 6 स्टेट होगी। अरे पढ़, ये सब तो पढ़ रखा है तुम लोगों ने। ऐसे मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सिंपल चीजें आएंगी, पर आपको याद तो होनी चाहिए। कोई देखो, ह्यूमैनिटीज के साथ फायदा क्या है? क्या फायदा है ह्यूमैनिटीज के साथ, या यूपीएससी की तैयारी या स्टेट की तैयारी का फायदा क्या है? पुष्पा क्या फायदा है तैयारी करने का क्या फायदा है? सर एक होलिस्टिक व्यू मिल जाता है हर एक सब्जेक्ट का, हम किसी भी डोमेन से हों बट पढ़ने को हमें इधर सब हाँ, मिलता है।
और दूसरा मतलब कि दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है यार, कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मुश्किल थोड़ी है, कोई साइंस थोड़ी, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट थोड़ी पढ़ा रहा है तुम्हें कोई। ये सबसे अच्छा इसका जो गुड पार्ट है दैट दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। कभी भी आप क्लास करना, आपको सब समझ में आएगा। हाँ यार अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है, कोई दिमाग में वो नहीं है। लेकिन इसका डिफिकल्ट पार्ट क्या है? याद करना। इतना सारा है, याद करना इज डिफिकल्ट पार्ट। समझ में सब आता है पर रिटेन नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा फिर? दिया क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका? मैक्सिमम रिवीजन करो। वेरी गुड। अगर आपको पेपर पास करना है तो आपको रिवीजन करना है। आपको सोर्स चेंजेस नहीं करने आपके कि आज ये क्लास कर ली, आज वो सोर्स कर दिया। सोर्स वही रखना है, सब में वही चीज बता रखी है। आपको रिवीजन में फोकस करना है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, आप खुद देखोगे कि कमीशन कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम पढ़ भी वो सही रहे हैं। बस हमें रिवीजन करना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, हो जाएगा हमारा पेपर। ठीक है, चलो ये हो गया है ना, ये भी आपने बता दिया। अब मैं इसको लर्न कराऊंगा आपको कैसे आपके मेंबर सारे याद हो जाएंगे आपको। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। आपने देख लिया आर्टिकल 169 में दोनों में यही कहता है, एबोलिशन और उसके लिए क्रिएशन के लिए, दोनों के लिए स्टेट का रेजोल्यूशन जरूरी है, असेंबली का विद स्पेशल मेजोरिटी। तो वो दोनों गलत हो गई थी। 1/3 ठीक है, मैक्सिमम 1/3 ही हो सकती है, और इट कैन नॉट बी लेस देन 40 मेंबर्स। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं हम पार्ट, स्टेटमेंट 4 है ना, जो 1/12 वाली थी। अब इसका कंपोजिशन देखो आप, जो मैं कंपोजिशन बता रहा था आपको, अगर स्पेस हुई थी आप, ये आपने देख लिया, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी हो गया। ठीक है, 6 स्टेट्स में है। चलो अच्छा, ये और बताओ मेरे को कि इसमें जो इलेक्शन, ये आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें जो लोग इलेक्ट होके आएंगे तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे? सर ये असेंबली से ही के मेंबर में से चुने जाएंगे ना, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होगा इनका। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये बताओ बस। सर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे। है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट। आप लोग तो डायरेक्ट नहीं कर रहे, अलग अलग लोग हैं जो इनको कर रहे हैं। कोई ग्रेजुएट कर रहा है, कोई टीचर कर रहा है, कोई असेंबली से कर रहा है ना। तो अब दूसरा, पहली बात तो ये कैसे हो गए? इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये क्लियर हो गया। अब मेरे को अगली बात ये बताओ कि ये सारे के सारे जितने मेंबर हैं वो सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं या कुछ नॉमिनेटेड भी है? नॉमिनेटेड भी है। नॉमिनेटेड होते हैं। असेंबली से भी होते हैं कितने लेजिस्लेटिव। नॉमिनेटेड है? तो मैक्सिमम 1/6 होते हैं ना, कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस है। हाँ, 1/6 जो होंगे दे आर नॉमिनेटेड। तो अगर 1/6 नॉमिनेटेड है तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड कितने हो गए? 5/6, तभी तो 1 आएगा टोटल। तो 5/6 क्या हो गया? इनडायरेक्टली इलेक्टेड इन इन तरीके से। और 1/6 क्या हो गए? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, गवर्नर ही तो करेंगे। क्लियर है अब ये इसका स्ट्रक्चर लेजिस्लेटिव? भाई लेजिस्लेटिव असेंबली का तुम्हें क्लियर है, वो तो डायरेक्ट इलेक्टेड हो गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे होगी बनती है आपकी? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है ना, उसमें से 5/6 दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अब ये 5/6 वाला पार्ट देखना हमें कि कौन कौन इनको इलेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप यहां पे लिखो 1/3, 1/3 और फिर 1/3। ठीक है, 1/3 1/3 3 में कर लो। अब ये जो 1/3 है ये फर्दर डिवाइड होएगा आपका। 1/3 को अगर आप 2 पार्ट में करते तो कितना होता है? 1/6 और 1/6। ठीक है, और 1/6 को फर्दर आप डिवाइड कर दो, तो 1/6 को फर्दर इसको 2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/12 और 1/12। अब हमें देखना है, चलो। तो पहले 1/3 जो होते हैं इनको कौन इलेक्ट करेगा? जो भी उस स्टेट के एमएलए हैं, ठीक है, वो इलेक्ट करेंगे। लेकिन एमएलए को नहीं कर सकते, एमएलए के अलावा जो होंगे ना स्टेट के। ठीक है, तो इनको कौन, 1/3 मेंबर्स को कौन इलेक्ट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, इसमें देखो आगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये भी होगा। ठीक है ठीक है, फोर्थ इसमें आ गया,
1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए इलेक्ट करेंगे कितने लोगों को? 1/3 को, ठीक है। फ्रॉम अमंग द पर्सन हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ असेंबली। ये नहीं कि एमएलए को इलेक्ट कर दिया, एमएलए को छोड़ के बाकी में से 1/3 कौन इलेक्ट करता है? आपके एमएलए, उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 तो हो गए इलेक्टेड बाय एमएलए, और 1/3 को कौन इलेक्ट करेगा? आपकी लोकल बॉडीज इन द स्टेट, जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, एंड अदर स्पेसिफाइड लोकल अथॉरिटीज। तो ये क्लियर है। 1/3 किसने इलेक्ट किया? एमएलए ने। 1/3 किसने इलेक्ट किया? लोकल बॉडीज ने। ऐसे चार्ट बना लो, याद हो जाएगा फिर आपको। अब अगले 1/3 को फर्दर डिवाइड किया हमने 1/6 और 1/6 में। ये 1/6 दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। भाई इनको तो गवर्नर नॉमिनेट किया था, मैंने कहा 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करेगा। अब ऊपर वाले 1/6 बच गए, इनको भी दो में डिवाइड कर रखा है, 1/12 और 1/12। 1/12 को कौन करेगा इलेक्ट, और 1/12 को कौन करेगा इलेक्ट, ये आपने देखना है। ऊपर वाले 1/12 को इलेक्ट करेंगे टीचर्स, ठीक है। नीचे वाले 1/12 को इलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट्स। 3 साल की कंडीशन है, और उसके अंदर जो क्वेश्चन आपका पूछा होता 1/12 को ग्रेजुएट्स जो 3 साल से ज्यादा के, ठीक है। अब देखो 1/12 वाले 1/12 are elected by the electorate of university graduates who have resided in the state for at least 3 years। तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो 3 साल से कम स्टेट में रह रहे हो। नेक्स्ट 1/12 are elected by the electorate of teachers who are working in the secondary school या उससे हायर, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी या उससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन द स्टेट विद एट लीस्ट 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इनका भी 3 years का हो गया। अब मुझे नहीं लगता लेजिस्लेटिव असेंबली पे कोई क्वेश्चन गलत करोगे तुम लोग, सारा मैंने बता दिया, इसका याद भी करवा दिया। 1/3 1/3 1/6 1/3 आ गया, अगर उसको 1/6 1/6 1/6 नॉमिनेटेड, 1/6 को 1/12 1/12 टीचर स्टूडेंट 3 साल, बस 6 स्टेट्स में वो भी करवा दिया, ठीक है। 1/3 होनी चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम 40 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दिया आपने पढ़ रखा है पॉलिटी? नो सर, अभी क्लासेस बची है। क्या? नो अच्छा पढ़ा नहीं, ठीक है। सिमरन आपने? सर, हाफ हुई। हाफ। संदीप? नहीं सर। नहीं पढ़ा अभी पॉलिटी? नहीं। चलो ठीक है, तो आइडिया ले लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ताकि जब पढ़ोगे तो उन चीजों पे फोकस रखना है आपने कि अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को याद रखना है, ऐसे पढ़ना है। क्योंकि सब अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते तो आप ऐसे नहीं करते, आप तो क्या करते बस क्वेश्चन देखते और आंसर देखते। थोड़ी बहुत मेहनत होती तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते, याद करने की तो हिम्मत होती है हमारे अंदर, ठीक है। हम तो उसके लिए तो हिम्मत चाहिए, याद करना तो वो मुश्किल काम है ना। चलो भाई, ऐसे तो फिर सभी पास हो जाएंगे, हमें तो पास उन्हीं को करवाना है जो क्लास में आ रहे हैं, जो ढंग से रोज कर रहे हैं। इतना इजी होता है फिर सभी पास हो जाते हैं ना। हमें तो रोज उतनी मेहनत करनी है, तब जाके हम पेपर क्लियर करेंगे। चलो बताओ इसका आंसर। द ग्राम सभा कंप्राइजेज ऑफ एंटायर पॉपुलेशन रिजाइडिंग विद इन द विलेज। एक विलेज के अंदर जितनी पॉपुलेशन है वो सब ग्राम सभा में है। इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। A panchayat dissolved before the expiry of 5-year period and then reconstituted function only for the remaining period। जैसे मान लो 5 साल की थी पंचायत का टर्म, है ना, अब वो कह रहे 3 साल में पंचायत क्या होगी? डिसॉल्व होगी। अब जो नई पंचायत बनेगी तो क्या वो 5 साल नए करेगी या फिर 3 से लेके बस 2 साल जो बच गए उनको सर्व करेगी? ये बताना है कि रिमेनिंग पीरियड को सर्व करेगी या फिर उसका नया टर्म स्टार्ट होगा 5 साल के लिए। Last, the panchayat can be given the power to levy taxes by the state। पुष्पा बताओ। सर पहली 2 स्टेटमेंट गलत है। पहली दोनों गलत होगी और दोनों Yes, लास्ट वाली वो ठीक है सर दोनों। पहली में गलत क्यों है? क्योंकि एंटायर विलेज थोड़ी हो सकता है, जो भी इलेक्टोर होंगे, है ना, जो उन्हीं को registered मिलेगा होंगे, ग्राम सभा जो उसमें लिस्ट में होंगे, ठीक है, तो सारे नहीं होंगे, इसमें गलत हो गया। इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट कमीशन आएगा सर ये। स्टेट इलेक्शन, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो एमएलए और एमपी इनके कराते हैं ना, प्रेसिडेंट के। स्टेट के कौन कराएगा? इनके पीआर लोकल के, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये हो गया। अब पंचायत डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5-year पीरियड। अगर कोई पंचायत
5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर अब जब नई पंचायत आएगी तो रिमेनिंग पीरियड को सर्व करेगी वो। अगर 3 साल में तो 2 साल, ये नहीं अगले फिर 5 साल दोबारा करेगी, रिमेनिंग पीरियड। तो ये स्टेटमेंट ठीक है आपकी, ये दोनों गलत है। नेक्स्ट, पंचायत कैन बी गिवन द पावर टू लेवी टैक्सेस। यस, स्टेट अगर चाहे तो उनको टैक्स की पावर दे सकती है। तो ये दोस्त ओनली 2 स्टेटमेंट। तो अभी तक तीनों क्वेश्चन किए हमने, तीनों क्वेश्चन मैनेजेबल थे, कोई आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं था ना कि आपने सुना ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो। तीनों क्वेश्चन मैनेजेबल थे पॉलिटी के। 2 स्टेटमेंट ठीक है दोनों। सब दे रखा है इसमें, जो आर्टिकल्स है वो याद करना है आपने 243 के अंदर, जो भी आर्टिकल्स है ना, आप होमवर्क ये है इसमें, इस वाले क्वेश्चन का, जितने भी 243 के अंदर सब पार्ट के जो आर्टिकल्स है वो याद करने हैं, उसमें सारा आपका पीआरआई कवर हो जाएगा। और एक आपके फंक्शंस दे रखे हैं, है ना, लोकल बॉडीज के, वो करने हैं। लक्ष्मीकांत ने सारा दे रखा है। एक तो लक्ष्मीकांत और एक 2 एनसीईआरटी है क्लास 11th की, ठीक है। एक तो पॉलिटिकल थ्योरी, मैं उसकी फोटो भी दिखा दूंगा अभी आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बस ये 3 किताब पढ़नी है अपने को। क्लासेस में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो सर पढ़ा रहे हैं आपको पॉलिटी, ठीक है, उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्या भाई कैसे चल रहा है। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो केवल आर्टिकल्स पे नहीं आ रहे, केवल आर्टिकल्स याद कर लिया आपका काम, वो जरूरी है, उसको छोड़ना तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाई दिस आर्टिकल हैज बीन इंसर्टेड, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्लास करना जरूरी होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, क्योंकि सर क्लास में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ये आर्टिकल यहाँ पे क्यों आया, ठीक है। तो वो लॉजिक, क्योंकि कई क्वेश्चन आप देखना लॉजिक के बेस पे, इंटरप्रिटेशन के बेस पे होंगे। क्या हो गया मुस्कान? अच्छा, फिर फोन को बैग में रखो या घर छोड़ के आया करो, या मत लाया करो फोन को अपने साथ। तुम लोग फोन रखते हो सारे अपने साथ फोन को घर छोड़ के आया करो, ठीक है। फोन क्या करना है तुम्हें, गो जाते हो बीच में, जीपीएस लगा के आती हो चलो अच्छा, मेरे पास जमा करा दिया अगर, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था क्या? हाँ बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल 4 के अंदर है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल 6 के अंदर है, रीजनल काउंसिल 5। बताओ मुस्कान। ठीक है, ये तो गलत बता दिया आपने। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, अनु 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल पढ़ाई नहीं तुमने, पूरा चैप्टर दे रखा है लगे हुए लक्ष्मीकांत से। सर ये ठीक है, सेकंड वाला। कौन सा ठीक है? सेकंड वाला सर। सेकंड वाला सेकंड ठीक है, थर्ड ये गलत है सर, ये गलत है सर। ये गलत है, ठीक है। चलो देखो भाई, आप उठा के देखना, पंचायती राज के बाद, म्यूनिसिपैलिटीज के बाद एक अगला चैप्टर आएगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, उसमें दे रखा है साफ साफ ये लिखा है सीधा, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। शेड्यूल 5 के अंदर जो टर्म यूज किया दैट इज द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एरियाज को, शेड्यूल एरियाज को मैनेज करने के लिए, तो ये ठीक है। अब शेड्यूल जो 6 है उसके अंदर बन रही है आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनी हुई है, ठीक है, अलग अलग ट्राइबल एरियाज के लिए क्या बनी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। और उनके अंदर भी कुछ और अगर ट्राइब आ गई अलग से तो उनके लिए क्या बन रखी है, रीजनल काउंसिल्स। तो ये दोनों जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ट्राइबल, ये दोनों किसमें है, 6 शेड्यूल। तो ये तो इसके साथ ठीक है, 6 शेड्यूल ठीक है, लेकिन रीजनल काउंसिल भी किसमें है, 5th में नहीं है, ये किसमें है, 6th में। तो ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा, ओनली 1 पेयर। तो यहां से जो आपको लिंकेज निकालना है वो है कि आपको घर जाके पढ़ना है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, ये दोनों के बारे में सारी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। और जितने भी शेड्यूल है वो मैं आपको भी एक बार नाम उनके याद करा दूंगा। उसका कोड क्या था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओल्ड पीएम, वो बस नाम पता होने चाहिए, वो देख लेंगे। और ये शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का डिफरेंस, तब जाके टॉपिक कवर होगा ये, ठीक है। ये सब हमने कर लिया पूरे आर्टिकल्स 4 शेड्यूल में, ठीक है। क्या है फिर, अब देखो जो कोड था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो शेड्यूल 1 के अंदर क्या है, यूनियन टेरिटरी, वो सब दे रखे, टेरिटरी का हो गया, ठीक है। ई टी ई से क्या है, एमोलमेंट सैलरी, वो किसमें, शेड्यूल 2 के अंदर। थर्ड क्या है, ई टी ई ए,
अफर्मेशन, ओथ, ये सब किसमें आपके शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में क्या था, वहां शेड्यूल 4 दे रखा था। 4 में तो क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, तो राज्यसभा वाला पार्ट है 4 के अंदर, तो जो आपने बता दिया गलत है तो, ठीक है ना। और जो आपका TEARS, एस से क्या आएगा, शेड्यूल एरियाज, तो शेड्यूल एरिया किसमें दे रखा है 5 में। और जो अदर शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वो किसमें है 6 में। टीयर्स ऑफ, ओ से क्या आएगा, अदर शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया 6 में। एफ से क्या आएगा आपका, फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि लिस्ट, यूनियन और कॉन्करेंट आर्टिकल, अब तो आर्टिकल भी याद हो गया। और रेजिडुअरी किसमें है, बस सारे याद हो गए। टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ से क्या आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है ना, जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सारी इसमें आ जाएंगी। एल से क्या आएगा, जो आपका 9 शेड्यूल था, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, और जो भी आर्टिकल जो जुडिशियल रिव्यू से प्रोन थे, है ना, उनको डाला हुआ था 9 शेड्यूल में। फिर डी से क्या था, एंटी डिफेक्शन वाला हो गया, ठीक है, डी से आ गया आपका एंटी डिफेक्शन लो। अब पी से बच गया पीएम से, पी से पंचायती राज और एम से म्युनिसिपैलिटी। ये 12 के 12 शेड्यूल याद है। और 5 और 6 का हमें बुक से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन 5 और 6 से आया था लगभग, ठीक है। यहाँ दे रखा है लक्ष्मीकांत से हो रखा है बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया 5th शेड्यूल 244(1) एंड 6th शेड्यूल 244(2) एंड 275(1). नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ज्वाइंट सिटिंग। अब जब आप पार्लियामेंट पढ़ोगे तो ज्वाइंट सिटिंग भी अच्छे से पढ़ोगे, है ना, ज्वाइंट सिटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कॉल ज्वाइंट सिटिंग, कब कब बुला सकता है ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस, एक हाउस ने पास कर दिया, एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द, दूसरे हाउस ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अमंग द हाउस, अगर डिसएग्रीमेंट है तो बुला सकता है। इफ मोर देन 3 months, अगर 3 months लैप्स हो गए फ्रॉम अ डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ अ बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड, और दूसरे हाउस के पास वो 3 महीने से रखा हुआ है, तो क्या बुला सकता है क्या, इन तीनों में बताओ। सिमरन बताओ। बताओ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको सिमरन, क्या हो सकता है आंसर। देखो, एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तो बुला सकता है, डिसएग्रीमेंट हो गया तो बुला सकता है, ठीक है। एक हाउस ने दूसरे हाउस में भेज दिया, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, पास भी नहीं किया बिल को, लेकिन अगर वो 6 महीने हो जाते हैं ना, 6 months का टाइम है, तो ज्वाइंट सिटिंग आएगी, 3 months में नहीं आएगी। एग्जामिनर ने बस क्या कर दिया, सिंपल सी हो, 6 months को क्या कर दिया, 3 months, बाकी सब उसमें सेम रखा है। तो आपको साइकोलॉजी भी समझनी है, कई बार कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते ना, तो आपके दिमाग चलना चाहिए यार, नंबर सही है क्या, क्या 3 month ही था क्या, या 6 month था। एग्जामिनर के लिए इजी है ना काम करना, क्वेश्चन को गलत बनाना इजी है। नॉर्मल 6 months था, क्या बच्चे को 6 की जगह 3 डाल देता हूँ, जो पढ़ेगा क्या पता पूरा सही पढ़ ले, वो कहेगा नहीं यार 6 month था, 3 month था, वो उसको पकड़ लेगा। तो आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी भी समझनी है। तो 6 month को उसने क्या कर दिया था, 3 months। आंसर इज ओनली, ठीक है, ओनली 2। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग। एक आपको आर्टिकल याद रखना है, ज्वाइंट के लिए क्या चाहिए, 108 आर्टिकल, ठीक है, दोनों करेक्ट है, थर्ड वाली रॉन्ग है। 6 months का टाइम है, नॉट 3 months। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या था, 108। ज्वाइंट सिटिंग मेंस में क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल 108 लिखना है ऊपर। देखो ये कुछ फिक्स नहीं होता वैसे, अगली बार क्या चाहे तो कुछ क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, फैक्चुअल भी आ सकते हैं, आर्टिकल बेस भी आ सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते पिछली बार एनालिटिकल था, एनालिसिस का था, स्टेटमेंट ज्यादा थी, इस बार फैक्चुअल आ गया, आर्टिकल का आ गया। आपको दोनों पढ़ना है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं साथ साथ दोनों करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सोर्सेज है इसके, आपको वही मैंने बता दिया, वो 3 सोर्स से अलावा कुछ भी नहीं है, उन्हीं में सारा कवर हो गया। तो अभी तक जितने भी हमने 5 क्वेश्चन किए, 5 आप डुएबल थे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं कर सकते थे। कुछ सोचो कितना इजी हो रहा है पेपर अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। हाँ, जिसको थोड़ा थोड़ा याद है, कम रिवीजन नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। उसने पढ़ रखा होगा, जिसे पढ़ा नहीं है वो तो वैसे बाहर है। जिस बच्चों ने पढ़ रखा है, जिन्होंने टाइम भी दे रखा है, वो भी नहीं कर पाएंगे क्लियर, अगर उन्होंने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज भी करना है और टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, कि क्वेश्चन दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कैसे सोचना था। पढ़ते तो हम हैं, लेकिन रिवाइज और प्रैक्टिस कम करते हैं।
पढ़ने का कोई नहीं है, सब मैं मानता हूँ, आप सब पढ़ते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द लैंडमार्क पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस, पीआईएल। पीआईएल के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट। तो पूछ रहा है भाई, एक तरफ जजमेंट है और किससे रिलेटेड है वो, पीआईएल का। ठीक है, हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये किससे रिलेटेड है, अंडर ट्रायल प्रिजनर केस। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन किससे रिलेटेड है आपका, टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन केस। बताओ मोनिका। सर इसमें ये जो हुसैन और खातून वाला, ये तो पीआईएल का सबसे पहला केस था जब जस्टिस भगवती ने वो फाइल में डिसीजन दिया था, तो ये सही है। कौन नील से वाला, बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है, तीनों सही है सर इसमें, क्योंकि एमसी मेहता केस तो बहुत फेमस है। ये तो देखो सही कह रही है, फेमस है एनवायरमेंट वाला। ठीक है, फर्स्ट भी सही है। ठीक है, इन्होंने बता दिया फर्स्ट पीआईएल वाला हो गया। चलो सेकंड, सेकंड का बताओ। सर ये सही था क्योंकि ये उस टाइम करंट अफेयर में था, हाँ, ये प्रिजन करंट के अफेयर ऊपर। का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी अपना सही हो गया, बिकॉज टॉर्चर ऑफ द प्रिजनर्स के बारे में। चलो ये तो इन्होंने अच्छा पढ़ लिया। ठीक है, ये कॉम ऐसे करना था इसको सॉल्व। भाई पहला तो पीआईएल के आसपास जो स्टार्टिंग के केस वो पता होने चाहिए हमें, तो वो देख लिया आपने, हुसैन नारा खातून का हो गया। फिर करंट अफेयर का आपको अगर पता है तो केस रिलेटेड टू टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स, तो वैसे हो गया सब। ठीक है, फिर एमसी मेहता तो हर बार पढ़ते हैं एनवायरमेंट के अंदर हम ना, एमसी मेहता वाला केस हो गया, तो ये एनवायरमेंट वाला हो गया, एमसी मेहता वाला केस। तो ये तीनों ही ठीक है, लेकिन ये तो आपने चलो लॉजिक कर लिया। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बाहर से आ गया, ये तीनों के तीनों, ये दोनों तो, ये तो कॉमन है एनवायरमेंट का। मैं एथिक्स में भी, पेपर 2 में भी आपको भी करवाया सर ने, नोट्स में भी है। लेकिन ये दोनों केस अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं दिखाता हूँ आपको, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे रखा है दोनों केस, तो इसलिए वो एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको लगानी है लक्ष्मीकांत के साथ साथ। तो आंसर आएगा ऑल 3 पेयर्स। और इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मेजर जो जजमेंट्स हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, आपने और भी कर रखे हैं, डीसी वाधवा केस में, कृष्ण कुमार केस के अंदर। ठीक है, क्योतो होलान केस, ऐसे जो अलग अलग आपने कर रखे हैं वो सारे पता होना चाहिए आपको, मेन जजमेंट पता होने चाहिए आपको। ठीक है, केशवानंद भारती हो गया, है ना, ओलिगा स्टेलीज वाला जो केस था, पुट्टा स्वामी हो गया, ऐसे अलग अलग जजमेंट्स आपने कम से कम एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की। याद तो हम 50 करेंगे, लेकिन पहले 30 करेंगे। कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसको ब्रेक कर लो लिस्ट को, एकदम से 50 करोगे याद नहीं होंगे, उसको ब्रेक करो, पहले 30 के याद करो, फिर वो याद हो अच्छे से, फिर उसमें 10 और ऐड कर लो, फिर 10 और ऐड कर लो, तब जाके 50 याद होंगे आपको। एकदम से 50 याद नहीं होते किसी को ऐसे, तो ऐसे ब्रेक करना होता है। या पहले 20 कर लो, फिर 20 कर लो, फिर 10 कर लो, तो ब्रेक करके चलो अपने काम को। लिख सारे एक साथ लेना, याद करते हैं पहले 20 कर लेना, ऐसे कर लेना, फिर उनको 20 को बाद में कर लेना, जब वो 20 पक्के हो जाए। हाँ वैसे कर लो, अगर आप सेक्शन वाइज करना चाहते हो तो विमेन के एक साथ कर लो। ठीक है, आर्टिकल 21 के एक साथ कर लो, एनवायरमेंट के एक साथ कर लो। ईयर्स आ सकते हैं, कोई मना नहीं है, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, पहले कौन सा आया था, मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, इसलिए ब्रैकेट में ईयर्स भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। हाँ, तो जो लक्ष्मीकांत का नया वो आया है ना एडिशन, उसमें अलग से एक चैप्टर दिया है जजमेंट्स के लिए, सबसे अच्छा, लास्ट में। हाँ, अलग से चलो एक लिस्ट दे रखी है, उधर सब कुछ है। है। अच्छा, ये लक्ष्मीकांत की जो आपकी न्यू एडिशन या पहले वाले बता रहे हैं उनमें भी आपको है जजमेंट का, वहां से याद कर लेना, अगर बनाने में टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, उनमें से या तो उसको हाईलाइट कर लेना या सेक्शन वाइज अपने पिक नोट्स बना लेना। देखो इस ये चीज ऐसी है जिसके आप नोट्स बना सकते हो, मैं लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने को नहीं कहता, क्योंकि लाइनें तो सारी लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें जो पिक करनी है उनकी चार्ट बना लो और चार्ट को याद रख लो, तो इसके नोट्स आप बना सकते हो छोटा शॉर्ट करके उसको, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, चलो ये एनसीईआरटी का पेज है, हुसैन आरा लिखा हुआ है और ये सुनील बत्रा, दोनों इसमें प्रिजन्स का बता रखा था और इसमें अंडर ट्रायल्स का। ठीक है, दोनों केस आपके हैं अंडर ट्रायल्स वाला। एनसीईआरटी आपका जो क्लास 11th की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क, तो ऐसा नहीं कि कोई अलग से पूछा हुआ है आपको, और एमसी में तक कॉमन है जो हम लगातार करते रहते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली mentioned in the constitution. सिमरन
सिमरन बताओ। द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू लॉज ऑन द ग्राउंड्स दैट दे वायलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द। अनु बताओ कौन सी ठीक है। अनु बताइए ना। पहला देखो, जुडिशियल रिव्यू कहीं पे लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली? नहीं लिखा होगा, लिखा नहीं हुआ तो फर्स्ट तो गलत होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर रिव्यू कर सकता है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन के, सुप्रीम कोर्ट को इसने मना किया है, कर सकता है रिव्यू, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, आंसर इज डी। दूसरा, एचसीएस में एक चीज और आपने देखनी है, दैट इज द ई ऑप्शन। इस बार कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ई ऑप्शन भर के नहीं आए थे, उनका पेपर क्या हो गया था, डिस्क्वालीफाइड। तो आपको ऐसे 5 बबल मिल रहे हैं। जो फिफ्थ है, जिस क्वेश्चन को आप नहीं, या तो ए बी सी डी आपने कर दिया, ए बी सी डी और ई, तो अगर आपने ऑप्शन चूज किया डी तो आप डी को फिल कर दोगे, ठीक है। पर ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपने कुछ भी चूज नहीं किया, उसमें आप क्या डालोगे, ई। ई को फिल करना है। जिन क्वेश्चंस में आपने कुछ भी नहीं किया उनमें क्या करना है, ई फिल करना है। खाली छोड़ दिया अगर आपने 10 तक तो कुछ नहीं कहेंगे वो। अगर 11 क्वेश्चन आपके खाली छूट गए जिसमें ई भी नहीं डाला तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। फिर एचसीएस में ई ऑप्शन जरूर भरना है आपने। फिर इस बार 400 शीट रिजेक्ट हुई थी इसी वजह से। कितनी 400 शीट्स कह रहे हैं रिजेक्ट हो गई थी इस हाँ बार। जी। देख लो 400 सीट तो रिजेक्ट हो गई जिन्होंने ई ऑप्शन नहीं भरा था। तो मेजर है ये, है ना, ई ऑप्शन का भी ध्यान रखना, इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है। बीच में एक बार क्या हुआ था, कोई चीटिंग का केस हो गया था जिसमें क्या हुआ था, कुछ लोगों ने खाली ओएमआर शीट छोड़ के आ गए थे वो लोग। फिर उनके बाद में चीटिंग के थ्रू सही सही आंसर ओएमआर, जादू से उनके ओएमआर भर दिए गए थे। तो फिर गवर्नमेंट ने पॉजिटिव रिफॉर्म निकाला एचपीएससी ने कि भाई आप ई भी भर के आओ, ताकि आपको पता लगे आपने ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं किया। अब दोबारा दो तो भरेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले ही आपसे ई भरवा रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो कहीं ना कहीं एचपीएससी अपने अंदर रिफॉर्म लेके आई है और फेयर सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये भी नहीं घबराने की जरूरत है, मतलब फेयर सिलेक्शन ही होएगा आपका अगर आपने मेहनत कर रखी है, अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग प्रिकॉशंस और प्रोसीजर अपना रखे। सिलेक्ट वहां भी इन्होंने कर दिया ना, तो ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट, ये हो गया हमारा जुडिशियल। द टर्म इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा अलग से, ठीक है। Consider the following statements. The doctrine of basic structure of the constitution was propounded in the केशवानंद भारती केस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में आई थी। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है ये। ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द राइट टू डिसाइड वेदर एनी मैटर इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट empowered to alter the basic structure of the constitution। बताओ कौन सा है। तमन्ना क्या आंसर है बताओ। सी ओनली 3, कौन सी गलत है फिर, फोर्थ गलत लगे आपको। ऑल 4 आपको, सी आपको कौन सी गलत लग रही है, डाउट है, अच्छा। हाँ जी पुष्पा, सर फोर्थ में डाउट लग रहा है। डाउट है तो छोड़ोगी इसको फिर। मोनिका, सर ये जो फोर्थ स्टेटमेंट तो है ही गलत, क्योंकि उसमें लिमिटेशन है कि बस फंडामेंटल राइट को वो नहीं छेड़ सकते, बाकी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और तो सर आंसर बस क्या थर्ड आएगा? में, थर्ड में मुझे कंफ्यूजन है कि ओनली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड है, तो बाकी 3 सही है लग रहे हैं सर, पहले 3 फाइनल लॉक। ऑल ओनली 3, ये निकाल दो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में गए तरीके जहां पे ओनली 2 ही लोग हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो स्टेटमेंट ठीक होगी, होगी वो गलत थोड़ी होगी। अच्छा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 2 ही है तो सर ये सही होगा। हाँ तो ये छोड़ दो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का सिस्टम इसमें इसमें नहीं चलता। कई जगह पे है, कई जगह पे नहीं करता काम। अब और कहां से लाए हम कोर्ट, ओनली यही 2 हैं तो ओनली लगाएंगे वर्ड उसके आगे।
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एम्पावर्ड टू अल्टर द बेसिक, इसमें क्या कंफ्यूजन है? इट इज नॉट एम्पावर्ड, सही तो है स्टेटमेंट। एम्पावर्ड होती तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ही कर देती हो। केशवानंद भारती ने यही तो कहा था इटली की पार्लियामेंट सब कुछ चेंज कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती। इट इज नॉट एम्पावर्ड, तो ये क्यों गलत करना था? अच्छा, वेरी गुड। तो क्या सारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो अगर ये होता कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एम्पावर्ड टू अल्टर द फंडामेंटल राइट्स तो ये गलत हो जाता, पर बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, आंसर आएगा ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब अगेन ये क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं था, आपकी तरफ से गलती हो सकती है पढ़ने में और समझने में। ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं पढ़ सब रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आप क्या घबरा रहे हो, क्या समझ नहीं पा रहे हो, वो गड़बड़ी है। तो एक चीज हमने क्या सीखी, रिवीजन। दूसरी चीज क्या सीखी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा ज्यादा तो आपका डर खत्म हो जाएगा, रिस्क लेना आ जाएगा, समझ में आ जाएगी लैंग्वेज क्या है। क्योंकि पढ़ना एक चीज है, अटेम्प्ट करना क्वेश्चन अलग चीज है। वो टेम्परामेंट होता है सेट, वो प्रैक्टिस करके ही आता है। ठीक है, तो आज आप क्या कसम खाओगे? रिवीजन की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, चलो वेरी गुड, समझ में तो आ रहा है तुम्हें। सिंसियर बच्चे कर लेते हैं अपने आप को एडप्ट और चेंज करके फिर अपना आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे क्या करते हैं, मेहनत करते हैं बस। मैं ये किसी को मना नहीं करता, मेहनत तो सभी करते हैं यार, जो पढ़ाई कर रहा है सिंसियर है मेहनत तो करेगा, लेकिन उसका फिर वो टाइम पास ही होएगा बस। वो रोज 12-12 घंटे ही पढ़ लेगा। वो पेपर पास करने का तो अलग स्टाइल है, पूरा वो स्टाइल है एक पेपर पास करना। इट इज अ स्टाइल, इट इज अ स्ट्रेटेजी। और वो ये स्टाइल हर एक मोमेंट पे अपने आप को चेंज करना। मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी, एक ऐसे भी लिखवाया था, नॉर्मल पीपल दे कैन बिकम लीजेंड। बन सकते हैं नहीं बन सकते? नॉर्मल पीपल लीजेंड कैसे बनते हैं? फर्स्ट दे विल एक्ट एज दे आर बेस्ट। पहले वो बेस्ट बनेंगे कि भाई हमें बेस्ट करना है, एक्सीलेंस एक्सीलेंस। और ये नहीं है कि बस परफेक्ट ही है, पर वो एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे। जो उनके लिए बेस्ट है वो करेंगे, वो मेहनत करेंगे, सही चीज को करेंगे, गलती हुई तो उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तब वो बन जाएंगे बेस्ट। बेस्ट बनने के बाद भी दो रास्ते आएंगे उनके पास। या तो उनको हो जाएगा घमंड कि अब हमें नहीं सीखना है, हमें सब आता है, तो वो क्या हो जाएंगे, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। या फिर उनके पास दूसरा रास्ता क्या आएगा, ह्यूमिलिटी का, हम्बलनेस का, नहीं नहीं अभी तो और इंप्रूव करना है। तब वो ऐसे अगर फिर वापस इस रास्ते पे चल पड़ेंगे इंप्रूवमेंट करने पे, हम्बल रहेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, ग्रेट। फिर कुछ लोग ग्रेट बन के रुक जाते हैं। ठीक है, ग्रेट के बाद ही उनको लगता है अब तो यार इतना अचीव हो गया, सब आता है मेरे को, प्री तो हो गया, मेंस भी आता है, मतलब एक कुछ एक लेवल पे आने के बाद फिर अगर वो घमंड हो जाएगा या याद करना कम कर देंगे, तब क्या हो जाएंगे, डाउनफॉल। फिर लगेगा नहीं यार अभी तो सीखना है, और हम्बलनेस रहेगी और विलिंगनेस टू लर्न रहेगी, अपनी लिमिटेशन को ओवरकम करेंगे, फिर वो वापस पाथ पे जाएंगे, उस पे लर्निंग वाले पे, फिर लास्ट में क्या बनेंगे, वो लेजेंड। तो नॉर्मल लोग लेजेंड बन सकते हैं, बस वो गलतियों को इंप्रूव करें, सही रास्ते पे चले। नॉर्मल लोग ही बनते हैं लेजेंड, और कहां से आएंगे। ठीक है भाई, राइट टू प्रॉपर्टी हटा ही दिया था, ये सारा दे रखा है। नेक्स्ट आओ, ये करंट अफेयर भी कराया था, और देखो लास्ट क्वेश्चन है ये पॉलिटी का आपका, फिर आईआर करेंगे। 9 ही क्वेश्चन थे पॉलिटी के, 5 आईआर के थे। द इंटरस्टेट काउंसिल कैन इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको इंक्वायर कर सकता है इंटरस्टेट काउंसिल। सेकंड, they can discuss the subjects in which states or the union or one or more states have common interest, discuss कर सकते हैं। union territories are not represented in the interstate council। बताओ सिमरन, कहाँ चले गए सिमरन आप? तो सारे ठीक है ड्यूटीज पे रिप्रेजेंट क्या कह रहे हो? चलो आप में से बताओ। यूटी फील्ड पे स्टेट काउंसिल में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ठीक है, आप तमन्ना, ओनली 2, और कोई, मुस्कान, अनु,
पुष्पा, सर बी। बी। ठीक है, ओनली कौन सी स्टेटमेंट गलत है? लास्ट वाली गलत। लास्ट वाली। ऐसा थोड़ी यूटी प्रेजेंट नहीं होती, यूटी भी रिप्रेजेंट होती है भाई इंटरस्टेट काउंसिल्स में, ठीक है ना? तो ऊपर दोनों ठीक रहेंगे। फर्स्ट करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट बिकॉज यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द इंटरस्टेट काउंसिल अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल्स प्रिस्क्राइब्ड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट इज मेंबर्स इंक्लूड। अब देखो, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके चीफ मिनिस्टर, जिनके चीफ मिनिस्टर नहीं है, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो उनके कौन आएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूटीज हैविंग नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर तो चीफ मिनिस्टर आएंगे यूटीज के, और जिनमें नहीं है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे। क्लियर है? एक और घर जाके काम करना है, कौन कौन सी यूटीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और कौन कौन सी यूटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर डेजिग्नेट कर रखे हैं, नाम इनके अलग अलग, ये आपने देखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर किन किन गवर्नर्स को कहते हैं यूटीज के, और किन किन गवर्नर्स को हम एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं यूटीज के, ये चेक करना है। कितनी स्टेट्स है हमारे यहाँ पे? 20। और यूटीज तो 8 का देखना है आपने, ठीक है? चलो, आर्टिकल 263 याद रखना है इंटरस्टेट काउंसिल के लिए। ज्वाइंट सेशन के लिए कौन सा आर्टिकल था? 108। 108, ठीक है। लिस्ट के लिए रेजिडुअरी तमन्ना, चलो आया। पॉलिटी खत्म, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल आईआर के। क्या आपको फायदा हो रहा है इससे या नहीं? टाइम पास हो रहा है? हो रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे सर रिवीजन हो रहा है अच्छे से। रिवीजन हो रहा है, आइडिया लग रहा है कैसे पढ़ना था ना इस चीज से? हाँ जी सर। ठीक है। और ऐसे हम टॉपिक वाइज करें या पूरा पेपर एक साथ करा दो डिस्कस? तो टॉपिक वाइज सही है, wise स्पेसिफिकेशन better रहता है कि आज ये पढ़ना है। ठीक है, तो कल हम जो करेंगे उसका मैसेज अभी मैं डाल दूंगा शाम तक, है ना? मोस्ट प्रोबेबली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट करेंगे, वो पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, एक बार देख लेना। बाकी मैं मैसेज डाल दूंगा, जो रेडी होगा मेरे पास डॉक्यूमेंट उसको एक बार देख के आपको मैसेज डाल दूंगा, ठीक है? और जो बच्चे जिन्होंने पॉलिटी नहीं किया वो इसलिए देख सकते हैं कि हमें पता चल जाए कैसे पढ़ना चाहिए, तो उनका टाइम बच जाएगा फिर आगे, ठीक है? नेक्स्ट आईआर पे, अब इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आईआर तो अभी होना है आपका, ये होगा, ठीक है? तो आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीज पढ़ना चाहिए। हालांकि मैंने करंट अफेयर में करवाया था इकोसॉक, ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखो, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ क्या है, प्रिंसिपल ग्रुप्स है, 6 प्रिंसिपल एजेंसी है इसकी, और कुछ क्या है इसकी सब्सिडियरीज है, छोटी एजेंसी है नीचे लेवल पे, ठीक है? जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनती है। और 6 क्या है आपकी परमानेंट और प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स है इसके। तो एक तो ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, यूएनओ का स्ट्रक्चर पूरा, क्योंकि इकोसोक का भी मेंबर बना इंडिया, इसलिए करंट अफेयर न्यूज में था ये, ठीक है ना? तो उसमें भी बताऊंगा अभी आपको। देख, मेंबर्स आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन द रीजनल रिप्रेजेंटेशन। वो कह रहा है अलग अलग रीजन में, एशिया पैसिफिक हो गया, अफ्रीका हो गया, ऐसे रीजन वाइज क्या होते हैं, इकोसोक के मेंबर बनाए जाते हैं। इकोसोक क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें मैंने बताया था यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? अबाउट व्हाट इज इकोसोक एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट काउंसिल्स, उसके बारे में आ रखा है, कमीशन के बारे में। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड अंडर द एशिया पैसिफिक, तो इंडिया अभी रिसेंटली इलेक्टेड हुआ है एशिया पैसिफिक फॉर द टर्म 26-28। इकोसोक इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये इसलिए न्यूज में था, क्वेश्चन आना ही था करंट अफेयर में, मैंने कराया भी था। तो ऐसा आपको आइडिया होना चाहिए, करंट अफेयर आईआर मोस्टली करंट अफेयर का आएगा, उससे फिर आपको स्टैटिक को लिंक करना है कि इकोसोक का अगर इंडिया मेंबर बन रहा है, अभी कुछ न्यूज में है, तो इसका पूरा इकोसोक के बारे में पढ़ लो आप। ये आईआर करने का तरीका है। बताओ इसका आंसर मोनिका। सर इसमें ना ये लास्ट वाला गलत है, क्योंकि ये बस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको लुक आफ्टर करता है, बट ये इसका सब्सिडरी नहीं है, ये अलग ऑर्गन है। हाँ, ये एक्चुअली जो यूएन का आपको मैं बता रहा था ना, यूएन की कुछ और 6 जो बॉडीज है वो क्या है, प्रिंसिपल बॉडीज है, और उसके बाद फिर कुछ क्या है, सब्सिडरीज है। ये जो प्रिंसिपल बॉडी है, इन्हीं के नीचे कुछ सब्सिडरी बॉडी होती है,
तो ये जो इकोसोक है ये आपकी सब्सिडरी बॉडी नहीं है, ये मेन बॉडी है उसकी, प्रिंसिपल बॉडी है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ओनली टू, ओनली टू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। 54 मेंबर्स है इसके जो अलग अलग रीजन वाइज होते हैं। अफ्रीका की 14 सीट है, या पैसिफिक की 11 सीट्स है ऐसे। सेकंड, in June 2025 India successfully won the election of ECOSOC under the Asia Pacific States Group for the 3-year term 26 to 28. India secured over 181 out of 187 valid votes during the UN General Assembly voting. ECOSOC is not a subsidiary organ of the UN Security Council. It is the one of the 6 principal organs of the United Nations established in the directly under UN Charter 19. तो ये सब्सिडरी नहीं है, कैसी है? प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो ये मेन बॉडीज जो आपकी 6 मेन बॉडी आती हैं, द मेन बॉडीज ऑफ यूएन आर, एक तो कौन सी है? यूएनजीए जनरल असेंबली, दूसरी कौन सी थी? यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड इज द इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड लास्ट इज द यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये अगली बार, इस बार इकोसोक पूछ लिया, अगली बार क्या पूछ सकता है? आईसीजे, ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट। तो आपको पता होना चाहिए 6 कौन सी है प्रिंसिपल ऑर्गन। वो सब तो फिर अलग आएंगे बाद में, ठीक है। फिर ये इसके बाद देखो आप, ये मैंने पूरा दे रखा है, ये आपको मैं जो अपना HCS अखाड़ा टेलीग्राम चैनल है उसमें PDF दे दूंगा, तो पढ़ लेना उसको एक बार, ठीक है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मेन काम करते हैं, उनके नीचे सब्सिडरी क्रिएट होती है, ये भी दोनों आर्टिकल 7 के अंदर ही होते हैं, ठीक है। फिर इसमें जैसे आप जो कह रहे हो यूनिसेफ हो गया, UNHCR हो गया, ये सब किसमें आएंगे? आपके सब्सिडरी में। 6 तो मेन है प्रिंसिपल ऑर्गन, बस वो 6 याद रखना, बाकी सब सब्सिडरी में डाल देना। ये भी क्लियर हो गया प्रिंसिपल और सब्सिडरी ऑर्गन्स ऑफ यूएन। ये जो कमीशंस है, 6 कमीशंस, मेजर फंक्शनल कमीशन ऑफ इकोसोक, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, तो ये मैंने 6 दे दी। स्टैटिस्टिक कमीशन क्या करेगी? पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो इकोसोक के अंदर क्या है? अलग अलग कमीशंस है, क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल तो बड़ा पार्ट हो गया ना बहुत ज्यादा, उसको क्या करेगा? अलग अलग कमीशन मैनेज करेंगी अलग अलग पार्ट को। तो कुछ स्टैटिस्टिक मैनेज करती है डेटा को, डेटा इन सिस्टम होगा, ठीक है। डेवलप एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क, प्रमोटेड डेटा रिवॉल्यूशन, तो ये भी पूछ लेगा एसडीजी फ्रेमवर्क किसने बनाया है? स्टैटिस्टिकल कमीशन अंदर इकोसोक। फिर कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये डेमोग्राफिक पॉपुलेशन देखेगी पूरा, ठीक है। एड्रेस एजिंग पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन पैटर्न। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जेंडर इक्वालिटी का काम करेगी, ठीक है। CSW 68 हो गया ऐसे। कमीशन ऑन द सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करेगी, प्रमोट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, डिसेंट वर्क। कमीशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करेंगी, ठीक है। कमीशन ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, ये 6 कमीशन याद रखनी है। तो एक तो सोशल डेवलपमेंट पे, एक साइंस पे हो गया, एक सस्टेन, 3 तो क्या होगी? ये एस की होगी। और पहले वाली 3 किस पे? आपकी स्टैटिस्टिक, ये भी एस की होगी, एक विमेन के ऊपर होगी। तो 4 तो एस पे आ गई आपकी, एक विमेन के ऊपर और एक पॉपुलेशन के ऊपर। पहला एस क्या था? स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट। 4 तो एस की याद होगी इकोसोक में, ठीक है। एक आपका विमेन एम्पावरमेंट और एक पॉपुलेशन, WPA करना है बस। क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन है। द आईमैक, इंडिया, मिडल ईस्ट और फिर यूरोप जाएंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर एम्स टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। दिया, देखो ये क्वेश्चन कैसे, इजी क्वेश्चन है, पढ़ के देखो कैसा लग रहा है। आईमैक इंक्लूड बोथ रेल एंड मैरीटाइम कंपोनेंट, इसमें रेल भी है और मैरीटाइम शिप भी है। चाइना इज नॉट द फाउंडिंग पार्टिसिपेंट ऑफ आईमैक। बताओ अनु, क्या आंसर है? अनु ने कहा बी, तो कौन सा गलत हो गया? थर्ड गलत हो गया। आप बताओ, ऑल 3 आप बताओ। बी कौन सा गलत हो गया? थर्ड गलत हो गया। बताओ पुष्पा। सर पता नहीं मुझे इसका। मोनिका। सर इसके तीनों सही हैं, क्योंकि दूसरा तो इसमें रेल, रोड, मैरीटाइम आएगा, और चाइना को ही तो काउंटर कर रहे हैं हम, उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसलिए हम IMEC बना रहे हैं। सही सही ठीक है भाई। चाइना का जो था वन बेल्ट वन रोड, उसको काउंटर करने के तो आईमैक बनाया था। चाइना को फाउंडिंग मेंबर थोड़ी बनाएंगे,
इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर चाइना। यस, सही हो गया ना, ये तो सही होगी, नोट लिखा। और ये नाम से चल रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, तो इंडिया को यूरोप से कर रहा है, तो ये भी ठीक हो गया आपका। और ठीक है, रेल के साथ मरीटाइम, 2-3 मल्टी मॉडल है, तो रेल और मरीटाइम भी है। ओके, ये पढ़ने कौन आएगा फिर नोट नहीं पढ़ा। हाँ, इसीलिए हमें क्या करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर हो जाएगा ठीक। ठीक है, चलो ऑल 3 ये दिख रहा है यहाँ पे आपका। नो, हाँ तो ये सी रूट हो गया, और फिर यहाँ पे रेल रूट हो गया ये, तो सी और रेल रूट दोनों है इसमें। ठीक है, इंडिया को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है तो, और चाइना मेंबर नहीं है इसका, फाउंडिंग मेंबर। China is not a participant or signatory of IMEC. In fact, IMEC is widely viewed as international as a strategic Western-backed democratic alternative to the China's Belt and Road Initiative. उसके alternative मानते हैं इसको। The founding signatories are India, USA, Saudi Arabia, UAE, European Union, France, Germany and Italy. Clear है? Next आओ organization पे। UNFCCC किसके लिए है? Climate negotiations के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन लीगली बाइंडिंग है। बताओ आंसर। क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है? ओनली वन लग रहा है आपको, तमन्ना? ओनली वन। मोनिका? सर ये प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग नहीं होते ना, क्योंकि एक ही है ऐसा UNFCCC का जो बाइंडिंग है, बाकी तो सब नॉन बाइंडिंग होते हैं प्रोटोकॉल जितने भी हैं। ये आपने करंट अफेयर में ही पढ़ाया था सर पिछले महीने। ठीक है, तो बाइंडिंग आंसर कौन जो सा आप है? सही कह रहे हो, दोनों नहीं है लीगली बाइंडिंग, ओनली वन। पहला तो ठीक है, क्लाइमेट चेंज का वो तो मैच करेक्टली मैच। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल तो लीगली बाइंडिंग नहीं है। लीगली बाइंडिंग है सबके लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए है? जो डेवलप कंट्रीज है, क्योंकि किसके बेस पे ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डेवलप्ड कंट्रीज की। इसमें क्या लिख दिया इन्होंने? लीगली बाइंडिंग टारगेट फॉर ऑल कंट्रीज। ऑल के लिए नहीं है ये, डेवलप कंट्रीज के लिए, इसलिए गलत हो गए। नेक्स्ट आओ, adopted by the UN Assembly in 2018 Global Compact, और ठीक है, it is explicitly designated as non legally binding cooperative framework। बस ये cooperative framework है, cooperate करेंगे माइग्रेशन में, लीगली बाइंडिंग ये भी नहीं है, तो आंसर आएगा ओनली वन। ठीक है, तो इकोसॉक कर लिया था हमने, एक क्वेश्चन था, और दूसरा इज अबाउट अलग अलग जो आपके एग्रीमेंट्स कन्वेंशन है इनका। तो ये दोनों भी मैनेजेबल थे। ऐसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन मैनेजेबल है। एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत मान लो, अगर किसी को जजमेंट वाला वैसे याद ना हो तो वो भी एनसीईआरटी में दे रखा था, मैं ऐसे मना नहीं करता। और ऐसे नहीं कि बहुत अलग से डिफिकल्ट जजमेंट पूछा है। किसी ने अगर एनसीईआरटी ना पढ़ी हो तो वो थोड़ा मिस कर सकता है, या दिमाग ना लगाया थोड़ा बहुत, ये भाई करंट का पार्ट था, पीआईएल पे पढ़ते हैं हम, फिर हम वो भी पढ़ते हैं, एमसी मेहता पढ़ते हैं, तो वो भी होना चाहिए था, जनरल पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हाँ, तो सारे हो जाते हैं क्वेश्चन। हाँ, रिवीजन का खेल है मेन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने नहीं पढ़ा है, सब कुछ सब पढ़ रखा है, उसी को कॉन्फिडेंस से रिवाइज करो उसको आप। 13 पे देखो, इंडिया डेप्लॉयड द फर्स्ट ऑल वुमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट इन लाइबेरिया। UN peacekeeping operation are mandated by the UN General Assembly only. बताओ क्या लग रहा है? फर्स्ट ठीक है, ये वैसे भी मैंने इस बार अलग अलग जो फीमेल आपकी यूएन पीस कीपिंग हुई थी, अलग अलग जगह पे एम्प्लॉयड हुए थे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, तब करंट अफेयर में करवाया था, ये भी तो ठीक है। सेकंड, बताओ पुष्पा, ठीक है, ओनली आपके दोनों हो गए। पुष्पा, ये भी करवाया मैंने क्लास में, जब पीस कीपिंग करवाया था बताया था मैंने। करंट अफेयर वालों आप लोगों को नहीं करवाया था, करंट अफेयर वाली क्लास जो बच्चे इस बार अच्छे दिया था उनको करवाया था। हाँ सर एक ही ठीक होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट ठीक है, सेकंड क्यों गलत है? वो लास्ट में ओनली लिखा है ना, उसको देख के डर लगता चलो ओनली तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मैंने बताया था यूएनएससी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है, ना कि जनरल असेंबली करता है पीस कीपिंग फोर्स को। ठीक है, द पीस कीपिंग ऑपरेशन आर मैंडेटेड बाय द यूएनएससी, ये भी उसमें बताया था।
तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। बोथ नहीं होएगा, आंसर आएगा ओनली वन ओनली। इसको पीस कीपिंग को कौन करता है मैंडेट? जनरल असेंबली नहीं करता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है। लाइब्रेरी का फर्स्ट है। ये क्वेश्चन भी मैनेजेबल था, ठीक है, वन, और ये आंसर इज वन ओनली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन जो था मैंने इसलिए लास्ट में रखा है, इसको कलर भी इसका अलग कर दिया ब्राउन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि भाई ये अगर ना भी करते तो चल जाता, ठीक है, पर फिर भी करो ट्राई। यूएनटीओसी, टीओसी ये जो है आपका ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए है, ठीक है। यूएनसीएसी ये करप्शन के लिए है, ठीक है। यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव ये आपका विमेन के लिए था, विमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज पैलेर्मो कन्वेंशन, ओनली लीगली बाइंडिंग फॉर एंटी करप्शन, इंप्लीमेंटेड सोनली बाय आईएमएफ। बताओ मोनिका। सर इसमें तो बस एक का ही तुक्का लगाया जा सकता है कि जो करप्शन वाला है वो बाइंडिंग होगा, ये ठीक, फिर बाकी का नहीं कह सकती। सही है गलत है ये सही है सर, इसका पता है, बाकी नहीं पता। ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन, आपका करप्शन वाला ठीक है। बाकी होगा ये जो स्पॉटलाइट इनिशिएटिव लिखा है ओनली सोनली आईएमएफ, आईएमएफ ये थोड़ी करेगा इनिशिएटिव, ये तो विमेन सेफ्टी का इनिशिएटिव है, ठीक है, तो ये वैसे गलत हो गया। यूएनटीओसी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इसको बोलते हैं पैलेर्मो कन्वेंशन, इटली के अंदर है पैलेर्मो, तो ये ठीक है, तो आंसर आएगा ओनली। चलो ये मैं मान सकता हूँ नहीं भी होता है, लेकिन आप 13 नहीं तो 12 14 में से 12 क्वेश्चन तो कम से कम करने थे अपने को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑल्सो नोन एज पैलेर्मो, इटली में है ये, ठीक, कन्वेंशन, ये ठीक है आपका। नेक्स्ट यूएनसीएसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन मल्टीलेटरल ट्रीटी। तो अब आपको करप्शन का भी अगर आंसर लिखना हो तो ये आप यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीलेटरल ट्रीटी जो बाइंडिंग है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। थर्ड वाला देखते हैं हम, यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, ठीक है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय आईएमएफ, नहीं ये गलत है, इनकरेक्टली मैच्ड है। द स्पॉटलाइट इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन, तो इसमें यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फोकस ऑन एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, तो वीमेन के खिलाफ जितने वायलेंस है उनको एलिमिनेट करना है, एंड गर्ल्स। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय वेरियस यूएन एजेंसी जैसे यूएन विमेन, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूनिसेफ, नॉट बाय द आईएमएफ, तो आईएमएफ नहीं कर रहा है इसको, बाकी यूएन की एजेंसी है जो यूनिसेफ, यूएनडीपी, ये सब कर रहे हैं इसको, ठीक है। विच डील्स विद द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मैक्रो, आईएमएफ किसमें डील करता है आपका? ग्लोबल जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उनमें डील करता है, ना कि स्पॉटलाइट इनिशिएटिव का, वो गलत था आपका, ठीक है। अब अगर वैसे देख के टोटल कितने थे आपके पॉलिटी और आईआर में क्वेश्चन? 14, तो मैं मान रहा हूं कि 13 डुएबल थे, अगर ज्यादा भी करना तो 12 डुएबल और 2 के आपके जो थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट में थे। 12 2 भी मान लो चाहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 12 या 2 का एक ऑप्शन, ठीक है। अब अगर देखते हैं हम नेचर ऑफ क्वेश्चन, अगर इसमें हम देखें तो आपको पहले अगर आप एचएस देखोगे तो वहां पे आपको या तो ऐसे सिंपल मिल जाएंगे ऑप्शन, सीधे एबीसीडी स्टेटमेंट मिलती थी। इस बार आपने देखना स्टेटमेंट मिले क्वेश्चन के अंदर, और पहले स्टेटमेंट आती थी, 2 स्टेटमेंट आती थी, इस बार 3 या 4 स्टेटमेंट भी थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा जो शिफ्ट हुआ है पेपर के अंदर, दैट इज फ्रॉम द मल्टीपल स्टेटमेंट आई है, 3 से 4 स्टेटमेंट्स आई है, एंड 1 पेयर एंड 2 पेयर ऑप्शंस भी थे इसमें, 1 पेयर 2 पेयर वो काफी ज्यादा थे इस बार, तो एलिमिनेशन का रोल थोड़ा कम हो गया था इसके अंदर इस बार। आपको नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए उसके लिए, तभी आप कर पाओगे। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। शिफ्ट टुवर्ड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ज्यादा थोड़ा फोकस था वो कहां पे था? कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे था। आर्टिकल भी याद करने ऐसा नहीं है, कुछ चीजें याद भी करने, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी जरूरी है, दोनों चीजों को करना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज, आपको समझ में आया आइडियाज, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आइडियाज की। मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसका मतलब क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर था। अब हमें करना क्या है भाई, 3 लेयर अप्रोच हम करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोविजन है पहले हम देखेंगे ये प्रोविजन आया क्यों है, व्हाई दिस प्रोविजन एग्जिस्ट, ठीक है, व्हाट इज
द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक, ये क्यों लेके आए, क्या इसके वजह से लॉजिक था, ऐसे थोड़ा पढ़ोगे तब जाके आपको वो चीजें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन टू अपेरेंटली सिमिलर प्रोविजन, कोई दो प्रोविजन ऐसे आपको सिमिलर से लग रहे हैं, जैसे मनी बिल, फिनेंस बिल, ठीक है ना, तो जो सिमिलर सिमिलर प्रोविजन लग रहे हैं उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हो ना, एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, और दूसरा क्या था, रूल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो जो थोड़े सिमिलर सिमिलर लगे उनमें डिफरेंस देख लो क्या है, तो ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। व्हाट टू डू, फिर अब आगे करना क्या हमें, बिल्ड स्टैटिक फाउंडेशन, स्टैटिक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आप पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटीज है और जो आपकी लक्ष्मीकांत है, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और लक्ष्मीकांत, इससे स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो, स्टैटिक से था सारा पेपर, तो ऐसे नहीं था करंट से था, कुछ स्टैटिक से और रखा सारा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल मैपिंग, मतलब जो जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं आपके डीपीएसपी के हो गए जैसे, ठीक है, लोकसभा के कुछ आर्टिकल्स थे, ज्वाइंट सीटिंग 108 आया था ना, 246 लिस्ट का हो गया, तो आर्टिकल्स देखने अपने को, ठीक है, गवर्नर के, प्रेसिडेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के आर्टिकल्स, तो आर्टिकल मैपिंग करो, ये मेन आर्टिकल है, इनको पढ़ रहे हैं हमें। नेक्स्ट करना है कंपैरिजन टेबल, टेबल बना लो, प्रेसिडेंट गवर्नर में क्या डिफरेंस है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंस है, लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, ठीक है, पीएम और सीएम में क्या डिफरेंस है, ऐसे टेबल होनी चाहिए आपके पास, कंपैरिजन टेबल बनानी है आपने। पीवाईक्यू एनालिसिस, जैसे आज हमने एनालिसिस किया है, ऐसे सारे पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं आपने, यूट्यूब पे मैंने डाले हुए पिछले साल के भी, ठीक है, हर साल मैं कराता ही हूँ, ये पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सिलेक्शन करवाएगा, दैट इज द रिवीजन, क्योंकि मैंने पहले बताया था जो आप पढ़ रहे हो आईएएस या पीसीएस या एचसीएस जो भी करना है आपने, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, समझना कोई इश्यू थोड़ी है, मुश्किल है यहाँ पे याद रखना, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस है, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आप उसको मल्टीपल रिवाइज करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस रिवीजन ही सिलेक्शन कराएगा आपका, ज्यादा कंटेंट तो हम दे देंगे आपको सारा, जो खुद बैठ के शांति से रिवाइज करेगा, या जो हम टेस्ट दे रहे हैं वो करेगा, या मल्टीपल जो क्लास में रिवीजन करते हैं उनमें अटेंटिव रहेगा, उसके अपने आप हो जाएंगे। मेरा बस इतना ही पर्पस है और मेरा जो इतना ही एफर्ट है, पहले एक तरीका, ये तो बेसिक ऑब्लिगेशन है क्लासेस करवाना, ठीक है, मेरे को पता है सिलेक्शन होएगा रिवीजन के थ्रू। अब मैंने अगर क्लास करके छोड़ दिया, फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, रिवाइज करो कम से कम, नहीं तो 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब 3 से 5 बार तो रिवाइज होना चाहिए कम से कम, ज्यादा भी कर सकते हो आप। जो यहाँ पे रमित सर आए थे जो एचडीएम लगे अभी एचसीएस में, ठीक है, तो उन्होंने तो आपको कहा था 12 बार करना है रिवीजन, ठीक है, वो 12 बार कह गए थे, तो अब देख लो अपने ऊपर, इतना रिवाइज हमें करना है। लेकिन मैं थोड़ा इसको इजी बना देता हूँ चीजों को, कि क्लास करने के बाद मैं जैसे आपसे क्लास के बाद ओरल टेस्ट लेता हूं, ठीक है, क्लास के बाद हम रिवीजन क्लासेस, क्लास के बाद क्लास टेस्ट, फिर आपके जो अब आने वाले टेस्ट होंगे टेस्ट सीरीज, वो क्लास टेस्ट के अलावा टेस्ट सीरीज, फिर जो ये पीवाईक्यू कराते हैं वो, तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, तो अपने आप मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे ना। तो मेरा पर्पस ये होता है जितने मैं लेयर ऐड कर सकता हूँ रिवीजन की वो ऐड करूँ आपके, ताकि आपका वो सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा ईजी हो जाए, अदरवाइज ये सारी रिवीजन आपको खुद करनी पड़ेगी। अब जितना भी ध्यान मेरा रहता है वो इस पे रहता है कि कैसे मैं और एक लेयर ऐड कर दूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, इसीलिए ये करने को मैं खुद भी कर सकता था, डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल देता, लेकिन आपको क्लास में इसलिए बुलाया मैंने कि आप भी अटेंटिव होकर एक रिवीजन और करो, आपको भी अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, इसलिए बुलाया था क्लास में, ठीक है। लास्ट में एक मैंने एनालिसिस, एक कोट बनाई इसी से पूरा, कि डोंट जस्ट रिमेंबर आर्टिकल्स टू प्रिपेयर द पॉलिटी, बस आर्टिकल मत याद रख लो पॉलिटी पढ़ने के लिए, है ना, बस आर्टिकल कर ली हमारी पॉलिटी याद होगी, ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ी होगी। आप समझो उसको, अपने अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग है वो लेके आओ, आर्टिकल तो अपने आप याद हो जाएंगे। आपने सोचा कि अच्छा शेड्यूल 5 में आपके शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया है, उनको फिर ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ऐसे फील करो बात को, कौन सा पार्ट ऐसा है जो बेसिक स्ट्रक्चर में आना चाहिए। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की फील लोगे, उसको समझोगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझोगे, पॉलिटी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी। तो रादर थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली टू प्रिपेयर द पॉलिटी, आप कॉन्स्टिट्यूशनली सोचो कि ये प्रोविजन यहाँ पे क्यों आया, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, पहले सोचो उसको, फिर देखो आंसर अच्छा गलत है सही। तो केवल आर्टिकल रिमेम्बर करने, आर्टिकल भी है लेकिन उनके बेस पे पेपर क्लियर नहीं होगा, वो तो करके आप यूज करना उनको, साथ साथ थोड़ा आपको सोचना भी है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये चीज यहाँ पे क्यों आई है, इसके अंदर क्या हो सकता है, फिर आप उसका आंसर देखो, ठीक है। इस तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे,
है ना, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और कुछ आपने डाउट है आप उससे पूछ सकते हो। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, HCS अखाड़ा जो हमारा टेलीग्राम है उसके ऊपर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ग्रुप में भी करा देना व्हाट्सएप पे। ओके जी। मेरी थैंक यू कॉपी सर।